नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 8 फरवरी सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में समय से पहले गर्मी की दस्तक ने बढ़ाई किसानों की चिंता, कृषि विभाग ने जारी की स्पेशल एडवाइजरी। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में झूला गिरा, पुलिस इंस्पेक्टर की मौत, 12 घायल, पर्यटन मंत्री ने जायजा लिया, घायलों से भी मिले। हरियाणा में श्रमिकों के लिए बड़ी खुशखबरी, न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी का मिलेगा तोहफा। हिसार में जाट सेवक संघ की बैठक में हंगामा, यशपाल मलिक को हटाने पर 2 गुट आमने सामने। हरियाणा एसएससी ने ग्रुप सी के 4227 पदों के लिए जारी किया विज्ञापन, 9 फरवरी से शुरू होंगे आवेदन, सीईटी पास के लिए मौका। बड़ी खुशखबरी, 12 मार्च से हांसी महम रेलवे लाइन पर दौड़ेगी पहली सुपरफास्ट ट्रेन। भिवानी के भीम स्टेडियम में 10 फरवरी को होगी अग्निवीर भर्ती रैली, समय पर पहुंचे उम्मीदवार। हांसी में मुआवजे को लेकर किसानों का प्रदर्शन, बोले जल भराव से खराब हो चुकी फसलें, कई गांवों में नहरी के पानी की किल्लत। ईपीएफओ के कर्मचारियों के लिए जरूरी अपडेट, सैलरी लिमिट में बढ़ोतरी तय। बुनियाद प्रतिभा खोज परीक्षा 11 फरवरी को होगी, सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए मौका, ऑनलाइन एडमिट कार्ड हुए जारी। हरियाणा में ग्रुप डी कर्मचारियों का रुका प्रमोशन, टाइपिंग टेस्ट करना होगा पास, अन्यथा नहीं होगा प्रमोशन। करनाल में धान घोटाले में 5 अधिकारी रिमांड पर, फर्जी खरीद स्टॉक एंट्री से 7 करोड़ का गबन, रिकवरी का प्रयास। T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत से शुरुआत, यूएसए को 29 रनों से हराया, कप्तान सूर्या की 50, सिराज को 3 विकेट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 8 साल बाद 2 दिन के मलेशिया दौरे पर पहुंचे। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। और अमेरिका ने पीओके अक्साई चीन को भारत का हिस्सा दिखाया, ट्रेड डील के बाद इंडियन मैप शेयर किया, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। चमचमाती दिन की धूप ने लोगों को गर्मी महसूस करवाई, तो वहीं शाम के समय ठंडी हवाएं भी चली और रात होते ही ठंड ने फिर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। आईएमडी के अनुसार आने वाले दिनों में लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण मौसम में ये उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बदलते मौसम और बढ़ते तापमान ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। तापमान की बात करें तो हिसार शहर का अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, तो वहीं न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आईएमडी के आंकड़ों की माने तो अब की बार 15 दिन पहले तापमान में बढ़ोतरी होना शुरू हो चुकी है। पहले 20 फरवरी के बाद ही मौसम में ये बदलाव देखने को मिलता था और तापमान में बढ़ोतरी होती थी, मगर इस साल फरवरी की शुरुआत से ही तापमान बढ़ना शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा में 9 फरवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका असर 9 फरवरी की रात से दिखना शुरू हो जाएगा और 10 फरवरी को गरज चमक के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी और बारिश हो सकती है। बारिश के बाद उत्तर पश्चिमी हवाएं फिर से तेज होंगी, जिससे रात के तापमान में गिरावट आएगी। बढ़ते तापमान और मौसम में उतार चढ़ाव के लिए किसानों को सलाह दी गई है कि गेहूं, सरसों और चने जैसी रबी फसलों को बचाने के लिए हल्की सिंचाई करें। आमतौर पर सरसों की फसल में बढ़ती गर्मी और नमी के कारण चेपा और सफेद रस्ट जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। हरियाणा में मजदूरों और कामगारों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि नायब सैनी सरकार ने मजदूरी की न्यूनतम दर को बढ़ाने का फैसला किया है। इसके लिए राज्य सरकार ने विशेष समिति का गठन कर लिया है, जिसमें संयुक्त श्रम आयुक्त और उप श्रम आयुक्त के साथ नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधित्वों को शामिल किया गया है। यह समिति राज्य में मौजूद मजदूरी दरों की समीक्षा करेगी। प्रदेश सरकार द्वारा गठित समिति को तकरीबन 90 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। इसके बाद सरकार समिति की सिफारिशों के आधार पर ही मजदूरी दरों में बदलाव करेगी। राज्य के लाखों मजदूरों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि न्यूनतम मजदूरी से श्रमिकों को ही नहीं बल्कि राज्य को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। सरकार का उद्देश्य श्रमिकों को मेहनत के बदले उन्हें उचित मजदूरी देना है। हरियाणा सरकार द्वारा ग्रुप डी कर्मियों के लिए क्लर्क प्रमोशन के रास्ते में कठोर शर्तें अड़ा दी गई हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, ग्रुप डी कर्मचारियों को क्लर्क के पद पर प्रमोट किया जाना है, पर इसके लिए सरकार द्वारा एक शर्त लगाई गई है। अब बिना पंजाबी या फिर अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट पास किए कोई भी प्रमोशन नहीं होगा, अन्यथा सीधे पुराने पद पर वापसी निर्धारित होगी। नए नियमों के मुताबिक ग्रेड 4 से क्लर्क बनने वालों को प्रमोशन से 1 साल पहले सरकारी खर्चे पर ट्रेनिंग अनिवार्य रहेगी। जो कर्मी पहले से क्लर्क के पद पर कार्यरत रहे हैं, वे अब तक टाइपिंग टेस्ट पास नहीं कर पाए हैं, उन्हें भी 31 मार्च 2026 तक लास्ट चांस दिया गया है। निर्धारित वक्त में टेस्ट पास न करने पर उन्हें भी ग्रेड 4
पद पर वापस भेज दिया जाएगा। यह ऑर्डर तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। डीसी, एसडीएम, बोर्ड और कॉर्पोरेशन चेयरमैन को इन आदेशों को लेकर निर्देशित कर दिया गया है। इन नियमों से हजारों ग्रुप डी कर्मियों पर प्रभाव पड़ेगा। कर्मचारी संगठनों ने फैसले पर आपत्ति व्यक्त की है, जबकि सरकार का कहना है कि दफ्तरों में कामकाज की गुणवत्ता में सुधार होगा, इसलिए यह नियम बनाया गया है। अगर आप भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं और अग्निवीर बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। बता दें कि अग्निवीर भर्ती योजना के अंतर्गत अग्निवीर जनरल ड्यूटी एवं अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं पास श्रेणियों के लिए द्वितीय चरण की भर्ती रैली आयोजित होने जा रही है। ये भर्ती रैली 10 फरवरी को आयोजित होगी। इस भर्ती रैली का आयोजन भिवानी में स्थित भीम स्टेडियम में किया जाएगा। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यानी द्वितीय चरण में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी भी उम्मीदवारों को भर्ती से संबंधित किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो वे उम्मीदवार सेना भर्ती कार्यालय रोहतक या हेल्पलाइन नंबर 89 013 84 498 एवं 012 62 253 431 पर संपर्क कर सकते हैं। भर्ती निदेशक की तरफ से सभी उम्मीदवारों और उनके पेरेंट्स को दलालों से सावधान रहने की सलाह देते हुए कहा गया है कि सेना भर्ती परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी एवं योग्यता आधारित है। सभी उम्मीदवारों से अपील की गई है कि वे भर्ती रैली में आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय पर उपस्थित हों। ऐसे में जो भी उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए गए हैं वे अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और 10 फरवरी को भिवानी के भीम स्टेडियम में भर्ती रैली में हिस्सा लेने पहुंच सकते हैं। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। रोहतक मेम हांसी रेलवे ट्रैक के निर्माण के बाद बड़ी खुशखबरी ये है कि भारतीय रेलवे ने इस रेलवे लाइन पर पहली बार सुपरफास्ट ट्रेन संचालित करने का बड़ा फैसला लिया है। इंदौर नई दिल्ली के बीच आवागमन करने वाली सुपरफास्ट ट्रेन 20,957 व 58 का अब हिसार रेलवे स्टेशन तक विस्तार कर दिया गया है। आने वाली 12 मार्च को हिसार रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। ट्रेन नंबर 20,957 इंदौर से 11 मार्च को रवाना होकर 12 मार्च की सुबह नई दिल्ली, सफदरजंग व सकूर बस्ती होते हुए रोहतक, महम और हांसी रेलवे ट्रैक से सफर करते हुए हिसार आगमन करेगी। इसी तरह वापसी में ट्रेन नंबर 20,958 12 मार्च को हिसार से रवाना होकर इसी रूट से सफर करते हुए इंदौर पहुंचेगी। इस रूट पर ट्रेन संचालित होने से भिवानी का चक्कर खत्म होगा, जिससे यात्रियों का समय और पैसा दोनों की बचत होगी। इस रूट के शुरू होने पर अभी तक इस पर केवल पैसेंजर और डेमू ट्रेनें ही संचालित हो रही थी, लेकिन अब पहली बार सुपरफास्ट ट्रेन के संचालन होने की आधिकारिक सूचना जारी होने पर इन इलाकों में खुशी का माहौल बना हुआ है। इस ट्रेन का सीधा जुड़ाव इंदौर, कोटा और मथुरा जैसे बड़े शहरों से होने का हरियाणा के कई क्षेत्रों को तगड़ा फायदा मिलने वाला है। हिसार, हांसी और महम के स्टूडेंट जो कोचिंग के लिए राजस्थान के कोटा या फिर उच्च शिक्षा के लिए इंदौर जाते थे, उन्हें अब बार बार ट्रेन बदलने के झंझट से छुटकारा मिलेगा। हरियाणा के जो भी युवा सरकारी नौकरी यानी हरियाणा एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी की सरकारी नौकरी के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी सीईटी को अनिवार्य किया गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप सी के लिए सीईटी आयोजित किया जा चुका है और उसका स्कोर भी जारी किया जा चुका है। इसके बाद अब आयोग ने आगे की प्रक्रिया शुरू की है और विभिन्न पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। फिलहाल आयोग द्वारा एक भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने शुक्रवार को ग्रुप सी के 4,227 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। इन पदों के लिए आवेदन 9 फरवरी से प्रारंभ होंगे और आवेदक 23 फरवरी तक ऑनलाइन माध्यम से इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। आयोग ने जो पद विज्ञापित किए हैं उनमें एमपीएसडब्ल्यू महिला के 615, एमपीएसडब्ल्यू पुरुष के 700, स्टाफ नर्स के 20 पद, नर्स के 1771 पद, सिस्टर ट्यूटर के 12, रेडियोग्राफर के 131, डिस्पेंसर आयुर्वेदिक के 3, डाइटिशियन के 22, फॉरेस्ट गार्ड के 779, जूनियर इंजीनियर सिविल के 49, असिस्टेंट मैनेजर के 8, जूनियर इंजीनियर हॉर्टिकल्चर के 21, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के 73, टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के 7, प्लांट अटेंडेंट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के 10, लीगल असिस्टेंट के 6 पद शामिल हैं। इस प्रकार जो भी युवा इन पदों के लिए योग्य हैं वे 9 फरवरी से आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी और मेंस एग्जाम आयोजित किया जाएगा। हरियाणा के फरीदाबाद में चल रहे सूरजकुंड मेले में शनिवार को एक झूला गिर गया। हादसे में एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। घायलों का निजी और बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद मेला ग्राउंड को खाली करा दिया गया। मृतक इंस्पेक्टर की पहचान जगदीश प्रसाद के तौर पर हुई है। वे पलवल जिले के चांदहट थाने के एसएचओ थे। इसी साल 31 मार्च को इनकी रिटायरमेंट थी। सुनामी झूले पर 18 लोग बैठे हुए थे। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है।
इसमें झूला ऊपर से नीचे आते हुए गिरते हुए दिख रहा है। इसके बाद मेले में लोग इधर उधर भागने लगे। रात 10 बजे पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा मेला ग्राउंड में पहुंचे। यहाँ निरीक्षण करने के बाद उन्होंने अस्पताल में घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एडीसी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने भी कहा है कि सभी घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि 39वां इंटरनेशनल सूरजकुंड क्राफ्ट मेला 31 जनवरी को शुरू हुआ था। यह मेला 15 फरवरी तक चलेगा। इसमें भारत के 30 राज्यों के लगभग 1150 कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही 46 देशों के कलाकार भी पहुंचे हैं। हिसार की जाट धर्मशाला में शनिवार को जाट सेवक संघ की बैठक उस समय विवादों में घिर गई जब यशपाल मलिक को लेकर दो गुट आमने सामने आ गई। बैठक में कुछ खाप प्रतिनिधियों और समाज के लोगों को आमंत्रित किया गया था। बैठक के दौरान यशपाल मलिक को ट्रस्ट से हटाने की मांग उठी, जिसके बाद उनके समर्थकों ने विरोध जताया। आरोप है कि इस दौरान तीखी बहस और नारेबाजी हुई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया और बैठक बीच में स्थगित करनी पड़ी। बैठक में मौजूद लोगों के अनुसार जैसे ही हटाने का प्रस्ताव सामने आया, यशपाल गुट के समर्थकों ने अपनी बात रखने की मांग की। इसी दौरान दोनों पक्षों में बहस तेज हो गई। जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक बलहारा ने आरोप लगाया कि जाट आंदोलन के दौरान 18 मार्च 2017 की रात को यशपाल मलिक ने दिल्ली कूच से पहले सरकार से अकेले में समझौता किया ताकि उनका व्यक्तिगत कारोबार सुरक्षित रहे और जींद थाने में दर्ज देशद्रोह के मामले को खत्म करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि 19 मार्च 2017 को किया गया समझौता आज तक लागू नहीं हुआ है और यह समाज की आंखों में धूल झोंकने जैसा था। बलहारा ने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए भी आरोप लगाया कि 2 अक्टूबर 2021 को नांगलोई जाट धर्मशाला में बैठक कर किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए जाट आरक्षण आंदोलन का एजेंडा रखा गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इसका विरोध किया और मलिक को सरकार का एजेंट बताते हुए सैकड़ों साथियों के साथ बैठक से बाहर आ गए। अशोक बलहारा ने ऐलान किया कि वे भविष्य में छोटूराम धाम में कोई भी पद ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन तन मन और धन से धाम के लिए काम करते रहेंगे। बैठक में यह भी कहा गया कि समाज के साथ धोखा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। वहीं हुड्डा खाप के प्रधान ओम प्रकाश हुड्डा ने घोषणा की कि वे 7 मार्च 2026 को जसिया स्थित छोटूराम धाम में उत्तर भारत की सभी खापों की महापंचायत बुलाई जाएगी। इसके बाद यशपाल मलिक समर्थक गुट जाट धर्मशाला से निकलकर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचा, जहां पर उन्होंने अलग से एक प्रेस वार्ता कर अपनी सफाई दी। करनाल जिले में धान खरीद और भंडारण से जुड़े करीब 7 करोड़ रुपए के घोटाले में गिरफ्तार किए गए 5 अधिकारी देवेंद्र कुमार इंस्पेक्टर फूड सप्लाई विभाग तरावड़ी, रणधीर सिंह इंस्पेक्टर फूड सप्लाई विभाग इंद्री, प्रमोद कुमार हैफेड मैनेजर असंध, दर्शन सिंह हैफेड मैनेजर निसिंग व प्रदीप टेक्निकल असिस्टेंट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन इंद्री को पुलिस ने दोपहर बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने सभी आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया। रिमांड के दौरान आरोपियों से अब पूछताछ करके फर्जीवाड़े में शामिल अन्य लोगों की संलिप्तता का पता लगाएगी ताकि अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा सके। वहीं रिमांड के दौरान पुलिस गबन किए गए धान और पैसों की रिकवरी के भी प्रयास कर रही है। बता दें कि मामले में एसआईटी 9 जनवरी 2026 से जांच कर रही थी। पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया कि सरकारी रिकॉर्ड में धान की खरीद और स्टॉक पूरा दिखाया गया, जबकि वास्तविकता में कहीं भी राइस मिलों और वेयर हाउस में धान मौजूद था ही नहीं। कागजों में फर्जी बिल, खरीद रजिस्टर और स्टॉक एंट्री तैयार की गई, जिससे सब कुछ सही प्रतीत होता रहे। इसी फर्जीवाड़े के जरिए तकरीबन 7 करोड़ रुपए के धान का गबन किया गया। एसआईटी की जांच में यह भी सामने आया कि कई राइस मिलों में कागजों में धान का स्टॉक दिखाया गया, जबकि मौके पर धान नहीं मिला। अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी स्टॉक तैयार किया गया ताकि सरकारी रिकॉर्ड में किसी भी तरह की कोई कमी ना दिखे। इसी आधार पर लंबे समय तक गबन चलता रहा। आने वाले समय में मामले में और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई गई है। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने वाली है। खबरें सामने आ रही हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से सैलरी लिमिट बढ़ाने के साथ साथ कई बड़े फैसले लेने की तैयारी की जा रही है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की तरफ से और भी कई जरूरी संकेत दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय जल्द ही ईपीएफओ और ईएसआईसी के जरिए सैलरी लिमिट बढ़ाने, न्यूनतम वेज तय करने और कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर फैसला लेगा। ईपीएफओ की सैलरी लिमिट 15,000 रुपए प्रति महीना है, तो ईएसआईसी के लिए यह लिमिट 21,000 रुपए है। ईपीएस के लिए न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति महीना है। अगर अब सरकार की तरफ से उनकी लिमिट को बढ़ा दिया गया तो नौकरी पेशा करने वाले लोगों को अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस सीमा में पिछले 11 सालों से कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है।
कुरुक्षेत्र के केडीबी मेला ग्राउंड में चल रहे पशु मेले में 50 लाख का एक घोड़ा पहुंचा है। यह फतेहाबाद के लहरिया गांव से आया है। नुकरी नस्ल के इस घोड़े का नाम बादशाह है, जो सिर से पैर तक पूरी तरह सफेद है। बादशाह की उम्र 28 महीने है और यह 65 इंच ऊंचा है। बादशाह को सर्दी और गर्मी में अलग अलग तरह की डाइटें दी जाती हैं। सर्दियों में उसे दूध में बादाम दिया जाता है। हफ्ते में 4 बार इसकी तेल मालिश की जाती है। घोड़ा सुंदरता के साथ साथ दौड़ने में भी बादशाह है। बादशाह 1 सेकंड में 35 से 40 फुट तक दौड़ सकता है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में केडीबी मेला ग्राउंड में लगे पशु मेले में 1 करोड़ का घोड़ा भी पहुंचा। यह घोड़ा कैथल के गोला चिक्का के पूर्व एमएलए के फार्म से लाया गया। मारवाड़ी नस्ल के घोड़े का नाम अतिबल है। मजबूत कद काठी, चमकदार रंग, संतुलित चाल और बेहतरीन ग्रूमिंग अतिबल की पहचान है। बता दें कि कुरुक्षेत्र के केडीबी मेला ग्राउंड में चल रहा मेले का आज अंतिम दिन है। इस मेले में तकरीबन 1500 बेहतरीन नस्ल के पशु आए हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़ा और खच्चर की अलग अलग नस्ल शामिल हैं। कुल 53 कैटेगरी में प्रतियोगिताएं चल रही हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुरुग्राम में स्टेनोग्राफर व क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्तियां एडॉक आधार पर होने जा रही हैं। जो भी पुरुष या महिला उम्मीदवार इच्छुक हैं, वे अपने लिए भारतीय डाक के माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। स्टेनोग्राफर के पदों के लिए उम्मीदवार का स्नातक पास होना जरूरी है। उम्मीदवारों को कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है तथा अंग्रेजी स्टेनो में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। वहीं क्लर्क के पदों के लिए उम्मीदवार का स्नातक पास होना आवश्यक है। उम्मीदवार को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए तथा अंग्रेजी टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की आखिरी तिथि 9 फरवरी है। सैलरी 25,500 रुपए पर मंथ मिलेगी। हांसी जिले में शनिवार को रामायण टोल प्लाजा पर किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने हाल ही में हुई बारिश से फसलों को हुए नुकसान के मुआवजे, बुजुर्गों और विधवाओं की पेंशन बहाली तथा नहर में पानी छोड़ने की मांग रखी। किसानों ने बताया कि ज्यादा बारिश के कारण उनके खेतों में जलभराव हो गया है, जिससे फसलें खराब हो गई हैं और उन्हें भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा है। उन्होंने सरकार से तुरंत सर्वे कराकर उचित मुआवजा जारी करने की अपील की। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने हरियाणा में बुजुर्गों और विधवाओं की पेंशन बंद या फिर उसमें कटौती किए जाने पर भी नाराजगी जताई है। उन्होंने मांग कि इन पेंशन योजनाओं को तुरंत बहाल किया जाए ताकि जरूरतमंदों को सहायता मिल सके। उन्होंने पेटवाड़ नहर में 2 सप्ताह तक लगातार पानी छोड़ने की मांग भी उठाई। किसानों के अनुसार शहर में कॉलोनियों के विस्तार के कारण सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है और नहर के नियमित चलने से उन्हें काफी राहत मिलेगी। किसानों ने सरकार से अपनी समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की है। झज्जर जिले के सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए बुनियाद के माध्यम से उनके भविष्य के लिए तैयारी को लेकर प्रतिभा खोज बुनियाद की परीक्षा आयोजित होने जा रही है। परीक्षा 2026-28 लेवल 1 11 फरवरी को आयोजित की जा रही है, जिसको लेकर ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। वहीं परीक्षा के लिए जिले के तकरीबन 1400 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। 11 फरवरी को सुपर हरियाणा 100 में आने के लिए परीक्षा का आयोजन होगा। झज्जर जिले में बुनियाद परीक्षा के लिए 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को लेकर जिले के बहादुरगढ़, मातड़हेल, झज्जर, बेरी व सालावास इन ब्लॉक से परीक्षा को लेकर छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की शैक्षणिक नींव को मजबूत करने की दिशा में मिशन बुनियाद एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में उभर रही है। बता देंगे हरियाणा सरकार द्वारा साल 2022 में विकल्प फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से शुरू की गई योजना आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर प्रदान करने का कार्य कर रही है। वहीं परीक्षा को लेकर झज्जर जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूलों को कहा है कि जितने भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है उनके एडमिट कार्ड निकलवाकर परीक्षा दिलाएं ताकि बच्चों को बुनियाद के तहत मौका मिल सके। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। सोना 13,717 रुपए गिरकर 1,52,078 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। इससे पहले बीते हफ्ते यानी 30 जनवरी को 1,65,795 रुपए पर था। वहीं चांदी की बात करें तो 3,39,350 रुपए प्रति किलो से गिरकर 2,44,929 रुपए पर आ गई है। यानी चांदी की कीमत 94,421 रुपए कम हुई है। सोने चांदी में गिरावट के 2 बड़े कारण रहे हैं। पहला ये कि सोने चांदी की कीमत हाल ही के दिनों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी, जिसके बाद निवेशकों ने बड़े पैमाने पर प्रॉफिट बुक किया है। दूसरा, ऑल टाइम हाई के बाद फिजिकल डिमांड कमजोर हुई, साथ ही औद्योगिक उपयोग को लेकर भी चिंताएं बढ़ी, जिसके कारण चांदी में गिरावट देखने को मिली। हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। ये नंबर अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है। हॉल मार्किंग से पता चलता है कि सोना कितने कैरेट का है। सोने का सही वजन और खरीदने के दिन उसकी कीमत कई सोर्सेज से क्रॉस चेक भी कर लें। सोने का भाव 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट के हिसाब से अलग अलग होता है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।